वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आता है तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो वीडियो का आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करें। और डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी क्लास होती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जो भी क्लास से के बाद में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो टेलीग्राम पर होते हैं। तो आप क्वेश्चन का आंसर देकर अपना टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को मस्ट ज्वाइन करें। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अपना जो रिसर्च का टॉपिक चल रहा था उसके नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च। तो स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च से पहले मैं आपको पिछली क्लास का एक थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड रिसर्च के बारे में बात किया था। तो मैंने वहाँ पर आपको एक ट्रिक बताई कि फर्स्ट SRMD ऑफ CVP, जिसके माध्यम से आप बिल्कुल इजीली याद कर सकते हो कि क्या क्या रिसर्च के गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक है। तो एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। वहाँ पर फर्स्ट का मीन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटा। फर्स्ट एस मीन्स सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ द साइंटिफिक स्टडी। आर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होना चाहिए जो लार्ज पॉपुलेशन को इंडिकेट करे। एम मीन्स मोटिवेशनल एक्सपर्टीज एंड इंटरेस्टेड होना चाहिए। जो भी रिसर्च का टॉपिक हो इंटरेस्टेड होना चाहिए, क्योंकि शुरू में तो इंटरेस्ट होता है लेकिन बाद में जाकर पता ही नहीं, बिल्कुल रिसर्च में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग होनी चाहिए। डिसेमिनेटिंग फाइंडिंग फर्स्ट SRMD ऑफ O मीन्स आउट कैरिंग एक्टिविटी आर द पेशेंटली फाइंडिंग ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। F मीन्स ऑफ CVP। C मीन्स करंट इश्यूज। जो भी रिसर्च कर रहे हो करंट इश्यूज पे होनी चाहिए, क्योंकि करंट इश्यूज पे बहुत गुड रिसर्च कहलाती है। जो करंट इश्यूज है वो इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो इस टाइप से गुड रिसर्च करंट इशू पे मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम है गुड रिसर्च का। CV वे जो रिसर्च कर रहे हैं उसका टूल यूज कर रहे हैं रिसर्च के लिए, जो वैलिड और रिलायबल टूल होने चाहिए। पर्पस क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। प्रोफेशनल नॉलेजेबल होना चाहिए, क्योंकि डेवलप एंड रिफाइंड ऑफ द साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज। तो इसलिए पर्पज एंड क्लियर डिफाइंड होना चाहिए और प्रोफेशनल नॉलेजेबल होनी चाहिए रिसर्च। तो वो कैरेक्टरिस्टिक थे, और जो मैं आपको अच्छे से मतलब एक ट्रिक के माध्यम से बताया था वो ट्रिक आप यहाँ पर देख लें। फर्स्ट SRMD ऑफ CVP। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक को बिना रटने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है आपको, तो इसके माध्यम से आप याद कर सकते हो। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, कि नर्सिंग रिसर्च के क्या स्कोप है। तो उनको देख लेते हैं एक बार। स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च, तो जो स्कोप का मीन्स होता है एरिया, बाउंड्री, कहाँ कहाँ तक पर नर्सिंग रिसर्च यूजफुल होती है। स्कोप होता है, एरिया बोल सकते हो इसको। तो इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। स्कोप रिसर्च इन नर्सिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस। आपको पता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी रिसर्च यूजफुल होती है। रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन में भी, और इसके अलावा रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम में भी रिसर्च इंपॉर्टेंट होती है। तो हम एक एक के बारे में अच्छे से देखेंगे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में रिसर्च क्या इंपॉर्टेंस होता है, और एजुकेशन में ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। एजुकेशन में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूजफुल होता है रिसर्च का, और हेल्थ सिस्टम में क्या होता है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट डालो, रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। क्या? रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस।
रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या यूज होता है। तो क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में आप खुद सोचो कि जो हॉस्पिटल होते हैं क्लिनिकल, वहाँ पे होती है ड्यूटी, तो वहाँ पर क्या यूज होता है रिसर्च का, सोचो खुद। वहाँ पर हेल्थ के प्रमोशन के लिए, हेल्थ के प्रमोशन के लिए, डिजीज का प्रिवेंशन करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, और जो इंटरवेंशन यूज कर रहे हैं उनकी रिस्क को डिक्रीज करने के लिए। जो पहले के टाइम मतलब 10 15 20 साल पहले जो इंटरवेंशन यूज किए जाते थे, वो जो रिस्क होती थी उनको यूज करने से, वो अब के टाइम नहीं हो रही। अब तो बहुत ज़्यादा 5 साल बाद में देखना बहुत ही ज़्यादा वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा हॉस्पिटल्स में। तो वो किसके माध्यम से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो किसके माध्यम से डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च के माध्यम से। तो डिक्रीज रिस्क फॉर ऑफ इंटरवेंशन, जो भी इंटरवेंशन हो रहे हैं उनमें रिस्क को रिडक्शन या डिक्रीज करना। मैंने बताई दिया आपको, पेशेंट की सेफ्टी को बढ़ावा मिल रहा है किसके माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। पेशेंट सेफ्टी इंक्रीज, पेशेंट सेफ्टी इंक्रीज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नर्सिंग रिसर्च का डेफिनेशन में आ रहा था क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर इंक्रीज, क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर इंक्रीज हो गई। और पैलेटिव केयर, दो प्रकार की केयर होती है, क्यूरेटिव एंड पैलेटिव। क्यूरेटिव केयर डिजीज को क्योर करने के लिए, और पैलेटिव केयर जो डिजीज को क्योर नहीं कर सकते तो उसके साइन सिम्टम को कम किया जाता है। जैसे कैंसर होता है तो उसमें पेशेंट के कैंसर का इलाज नहीं कर सकते तो मरने वाला है, तो उसके जो साइन सिम्टम है यानी जो पेन है उसको तो रिड्यूस किया जा सकता है, तो उसको पैलेटिव केयर बोलते हैं। तो पैलेटिव केयर इंप्रूवमेंट या पैलेटिव केयर किसके माध्यम से आई है, रिसर्च के माध्यम से। तो पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर में आप लिख सकते हो एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड ऑफ लाइफ केयर या पेन रिलीफ केयर, हॉस्पिस केयर भी बोलते हैं इसको। तो पैलेटिव केयर, और जो नर्सिंग इन्वायरमेंट, नर्स का काम करती है, वर्किंग करती है, वर्किंग इन्वायरमेंट, नर्स वर्किंग इन्वायरमेंट इम्प्रूव। नर्सिंग का वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो किसके माध्यम से इम्प्रूव होता है, रिसर्च के माध्यम से। तो रिसर्च के माध्यम से नर्सिंग का वर्किंग इन्वायरमेंट भी इम्प्रूव होता है। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये तो आपको यहाँ पर नाम याद रख लो, EBP, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, वो भी किसके माध्यम से आया, रिसर्च के माध्यम से। तो हमने रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में देखा कि रिसर्च का क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या क्या यूज होता है। तो हमने वहाँ पर हेल्थ का प्रमोशन, डिजीज का प्रिवेंशन, रिस्क ऑफ रिडक्शन, इंटरवेंशन होते हैं उनके रिस्क को रिडक्ट या डिक्रीज करना, पैलेटिव केयर, पेशेंट की सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ केयर इंक्रीज हो जाती है, नर्सिंग इन्वायरमेंट इंप्रूव हो रहा है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, वो किसके माध्यम से आ रहा है, रिसर्च। तो हमने स्कोप ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, नर्सिंग रिसर्च, उसमें फर्स्ट देख लिया रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। अब सेकंड देखेंगे रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, एजुकेशन में क्या यूज होता है रिसर्च का, वो देखेंगे हम सेकंड टॉपिक। सेकंड डायग्राम में देखा था, पहला क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, सेकंड रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। नर्सिंग एजुकेशन में क्या इम्प्रूवमेंट होता है, क्या यूज होता है, क्या स्कोप होता है रिसर्च का, तो देख लेते हैं। डेवलप स्किल नर्सिंग मैन पावर, किसके माध्यम से, स्किल नर्सिंग मैन पावर किसका, नर्स का, जो नर्स होती है उसका, स्टाफ नर्स का, और
नर्सिंग ट्यूटर या नर्सिंग टीचर, उसका भी स्किल या मैन पावर इंक्रीज हो रहा है। किसके माध्यम से हुआ है? रिसर्च के माध्यम से। सेकंड, इंक्रीज इफेक्टिवली ओल्ड टीचिंग मेथड। आपको पता है पहले के टाइम 15-20 साल से पहले जो टीचिंग करवाई जाती थी वो इस टाइम थोड़ी होती है। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया, एवीआर्स आ गए, बोर्ड उस पे चल रहा है, लाइट पे चल रहा है, वहाँ पर डायग्राम दिखा रहे हैं। पहले जो डायग्राम बनाते थे अब डायरेक्ट उसी में 3D डायग्राम दिखा रहे हैं, 3D फोटोज दिखा के स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाया जा रहा है। तो वो टीचिंग का मेथड किसके द्वारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है? वो किसके द्वारा इम्प्रूवमेंट हुआ है? वो इम्प्रूवमेंट हुआ है रिसर्च के द्वारा। तो ये भी ध्यान रखना होगा, इंक्रीज इफेक्टिवली ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, ओल्ड टीचिंग मेथड, इंक्रीज इफेक्टिवली ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड। और न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, डेवलप न्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, किसके द्वारा? रिसर्च के द्वारा। डेवलप न्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डेवलप स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ टीचिंग लर्निंग। जो लर्निंग होती है उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन किसके माध्यम से आया? ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रिसर्च के माध्यम से। और जो सिलेबस है, क्यूरिकुलम एक पार्ट होता है, क्यूरिकुलम का पार्ट होता है सिलेबस। क्यूरिकुलम इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, क्यूरिकुलम इम्प्रूवमेंट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो हमने इस सेकेंड जो स्कोप है रिसर्च का उसमें देखा रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। तो नर्सिंग एजुकेशन में क्या यूज होता है रिसर्च का? तो हमने देखा फर्स्ट डेवलप स्किल इन द नर्सिंग मैन पावर। डेवलप स्किल नर्सिंग मैन पावर किनका? नर्सिंग स्टाफ नर्स का और टीचिंग का, टीचर का। वो स्किल मैन पावर किसके द्वारा इंक्रीज हुआ है, डेवलप हुआ है? रिसर्च के माध्यम से। रिसर्च के माध्यम से ही वो डेवलप हुआ है। सेकेंड, डेवलप इफेक्टिवली टीचिंग मेथड, डेवलप या डेवलप इफेक्टिवली ओल्ड टीचिंग मेथड। ओल्ड टीचिंग मेथड को डेवलप किया गया है इफेक्टिवली, इंक्रीज हो रहा है वो, इंक्रीज ओल्ड टीचिंग मेथड को इम्प्रूव, न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव हो रहे हैं। ओल्ड जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है वो किसके माध्यम से आ रहा है? रिसर्च के माध्यम से। क्यूरिकुलम इम्प्रूवमेंट हो रहा है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का, वो किसके माध्यम से? रिसर्च के माध्यम से। हमने 2 पॉइंट देख लिए। पहला हमने डायग्राम बनाया था, उसमें देखा था रिसर्च की स्कोप में 4 टाइप में डिवाइड किया था। रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। तो उसमें से हमने रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस देख लिया। वहाँ पर हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन, डिजीज, हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट, पैलिएटिव केयर, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, वो देख लिया कि उसके द्वारा रिसर्च के बाद क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या इंप्रूवमेंट हुआ। सेकेंड हमने देखा कि रिसर्च इन एजुकेशन। एजुकेशन में हमने देख लिया कि ओल्ड टीचिंग मेथड इम्प्रूव हो रहे हैं, क्यूरिकुलम इम्प्रूवमेंट हो रहा है, स्किल मैन पावर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ओल्ड टीचिंग मेथड डेवलप हो रहे हैं, न्यू टीचिंग मेथड डेवलप हो रहे हैं। किसके माध्यम से? रिसर्च के माध्यम से। अब थर्ड पॉइंट है रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च का क्या स्कोप है? तो थर्ड रिसर्च इन नर्सिंग रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज है?
तो फर्स्ट है, एक पॉइंट याद रख लो आप, तो यहाँ पर असेसमेंट। असेसमेंट याद रख लोगे तो वहां से आपको सारा याद आ जाएगा कि असेसमेंट यानी असेस करना। कोई स्टाफ आया या जो भी स्टाफ आ रहा है उसको असेस करना कि वो पहले एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या था, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या था, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या थी, क्या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उस जो स्टाफ आया उसकी परफॉर्मेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है उसके, तो वो असेसमेंट। तो रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूजफुल होता है, यानी असेसमेंट करने में जो भी स्टाफ आ रहा है उसका असेसमेंट किए, उसका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, वहाँ पर क्या काम करता था, उसका क्या बेनिफिट था। और सेकंड असेसमेंट, फर्स्ट असेसमेंट देख लिया, सेकंड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी हायर करना, जॉब के लिए किसी को हायर करना। तो जॉब के लिए हायर करने के लिए पहले उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, वो क्या काम करता है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस, वो सैलरी कितना लेगा, जॉब सर्टिफिकेट क्या है उसका, जॉब का रिज्यूम, ये सभी चीज़ें किसके द्वारा आ रही है, रिसर्च के द्वारा। तो रिक्रूटमेंट, डी एम्प्लॉयमेंट। थर्ड पॉइंट देखेंगे डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट यानी पोस्टिंग, पर्सन की वर्किंग परफॉर्मेंस, वर्क वो किस में ज़्यादा परफेक्ट है, टीचिंग में पर मतलब हॉस्पिटल ले लेते हैं हम, हॉस्पिटल में अगर कोई पर्सन ज़्यादा परफेक्ट कौन से वार्ड में है तो उसके आधार पर उसकी पोस्टिंग करना। तो वो किसके द्वारा आ रहा है, रिसर्च के माध्यम से। तो डिप्लॉयमेंट यानी पोस्टिंग करना। और डेवलप न्यू नॉलेज, रिसर्च किसमें यूजफुल होती है, डेवलप ऑफ द न्यू नॉलेज रिगार्डिंग मैनेजमेंट स्किल्स। तो ये हमने रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूजफुल होता है। तो उसमें असेसमेंट देख लिया, फर्स्ट असेसमेंट में पर्सन का वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, उसकी बेनिफिट्स क्या है, वो सभी। रिक्रूटमेंट के लिए, रिक्रूटमेंट यानी हायर करना, जॉब को किसी पर्सन को हायर करना, तो वो उसके लिए यूजफुल होता है। और रिसर्च इन डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्किल न्यू नॉलेज, उसमें भी रिसर्च यूजफुल होती है। तो हमने 3 देख लिए, रिसर्च इन नर्सिंग क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और लास्ट रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। हेल्थ सिस्टम में नर्सिंग रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या स्कोप होता है, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम। रिसर्च इन द हेल्थ सिस्टम, तो रिसर्च के माध्यम से ही न्यू हेल्थ केयर मॉडल डेवलप हो पाए हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस। आपको पता है कि जो पहले जांचें होती थी वो कितनी कितनी महंगी होती थी, कोई सी भी जांच ले लो आप, सोनोग्राफी ले लो, MRI ले लो, लेकिन जो जो टाइम जा रहा है रिसर्च होती जा रही है वो प्राइस कम होती जा रही है, वो प्राइस डिक्रीज, अफोर्डेबल प्राइस हो रही है। तो किसके माध्यम से हो पा रहा है, रिसर्च के माध्यम से। तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, डेवलप न्यू हेल्थ केयर मॉडल, डेवलप न्यू हेल्थ केयर मॉडल इन अफोर्डेबल प्राइस। सेकंड, रिफाइन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज और इवालुएट ऑफ हेल्थ पॉलिसीज, सॉरी यहाँ पर भी हेल्थ पॉलिसीज आएगा। रिफाइन टू द एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसीज, वो रिफाइन किसके द्वारा, यानी उनमें इम्प्रूवमेंट किसके माध्यम से होगा, रिसर्च के माध्यम से। इवालुएट ऑफ द हेल्थ पॉलिसी,
इवालुएट ऑफ हेल्थ पॉलिसीज। तो ये आपको यह ध्यान रखना होगा। तो ये स्कोप ऑफ द रिसर्च, 4 टाइप देखे थे हमने। रिसर्च इन हेल्थ नट क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम और रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसमें फर्स्ट था अपना रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। वहाँ पर देखा था हेल्थ का प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, डिक्रीज रिडक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ इंटरवेंशन, क्वालिटी केयर, पेशेंट की सेफ्टी इंक्रीज हो रही है, नर्सिंग इन्वायरमेंट बेस्ट हो रहा है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, वो क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में आ गया। सेकेंड देखा था हमने रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन में न्यू टीचिंग मेथड डेवलप हो रहे हैं, एवियर्स, उनमें नर्सिंग मैन पावर डेवलप हो रहा है। वो किसके माध्यम से हो पा रहा है, रिसर्च के माध्यम से। एडमिनिस्ट्रेशन में असेसमेंट, रिक्वायरमेंट, इनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है। असेसमेंट में पहले कहाँ पर काम करते थे, वो सभी चीज़ें किसके माध्यम से हो पा रही है, रिसर्च के माध्यम से। हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ सिस्टम में अफोर्डेबल प्राइस में जो जो डिजीज से क्योर किया जा रहा है वो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इवालुएट ऑफ द हेल्थ पॉलिसीज, रिफाइन ऑफ द हेल्थ पॉलिसी, किसके माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से। तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब